अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया था, जो वो रेशियो वाला था जिसमें हमने ए बी सी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। वो क्वेश्चन नंबर 12 था, वो कंप्लीट हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द रेशियो एक्स रेशियो वाई इन द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई जिससे हमें एक्स और वाई का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एज इट इज़ इक्वेशन हम एज इट इज़ उतार लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर हमें एक्स और वाई रेशियो चाहिए तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर वैल्यू को और वाई स्क्वायर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस तरीके से रफ कॉलम में। तो हमने 6 को जब मल्टीप्लाई करा 20 से तो 120 आया। अब मैं दो नंबर एक ऐसे लूँगी जिसको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 120 आए, और अगर मैं उसको प्लस माइनस करूँ तो मेरा ये बीच वाली वैल्यू है 23। तो मैंने 15 और 8 को चूज़ करा। तो 15 को जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 120 आ रहा है, और मैं इन दोनों को प्लस माइनस कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है 23। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 6x² तो मैं ऐसे लिखूँगी। इस 23 को अब मैंने इन दो नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी? सबसे पहले लिखूँगी माइनस का 15xy माइनस का 8xy। मतलब इस 23 की जगह मैं ये दोनों नंबर्स लिख दूँगी और इन दोनों नंबरों के साथ ये दोनों वेरिएबल आ जाएंगे। फिर मैं लिखूँगी प्लस 20y²। ये ऐसे आ गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इनका एक पेयर बना दूँगी कि ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, अब मैं इनमें से एक कॉमन चीज़ लूँगी। ठीक है, और एक ऐसा नंबर मैं चूज़ करूँगी कि जिसका अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो उसमें 6 भी आता हो और 15 भी आता हो, और छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर मैं जो है वो चूज़ करूँगी। तो मैंने 3 चूज़ करा। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है, तो मैंने 3 को बाहर रखा। सही है, और मैंने इन दोनों में से कॉमन चीज़ क्या ले ली? x। क्योंकि यहाँ दो x हैं। ठीक है, इनमें कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो मैंने x को रख दिया और मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब 3 को इतना टाइम पढ़ो कि 6 आ जाए, तो मैं पढ़ूँगी 3 2 ज़ा 6। ये x² था, एक x तो बाहर चल गया, तो एक x बचा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 के साथ जो साइन है ना, वो अब इनके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, इस तरीके से प्लस 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 हो गया, तब ये प्लस माइनस माइनस। 3 का टेबल आप इतना पढ़ें कि 15 आ जाए, तो 3 5 से 15 होता है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब यहाँ पे x और y था। अब यहाँ पर एक ही x था जो मैं बाहर ले गई, तो यहाँ पे सिर्फ y बचा, वो मैंने y लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये मैंने बोला था कि एक अलग चीज़ है। अब इनमें से मैं भी एक एक कॉमन चीज़ में बाहर ले आऊँगी। ठीक है, और एक ऐसा नंबर मैं लूँगी जिसकी टेबल पढ़ूँ, अगर मैं उसका टेबल पढ़ूँ तो 8 भी आए और 20 भी आए। तो मैंने 4 चूज़ करा। अगर देखा जाए तो 2 के टेबल में भी ऐसा है कि 8 और 20 उसमें आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे 4 के टेबल में 4 को सिर्फ 2 टाइम में पढ़ूँ तो 8 आ जाएगा, और अगर 5 टाइम पढ़ूँ तो 20 आ जाएगा। लेकिन अगर 2 का टेबल में पढ़ूँ तो 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ना पड़ेगा तो 8 आएगा, और 2 का टेबल एक 10 टाइम पढ़ना पड़ेगा तो 20 आएगा। तो देखा जाए तो 4 का टेबल में कम पढ़ रही हूँ तो ये दोनों नंबर आ रहे हैं, और 2 का टेबल में ज़्यादा पढ़ रही हूँ तो ये दोनों नंबर आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने 4 को प्रीफर करा। ठीक है, मैंने 4 लिया। तो मैंने यहाँ पे 4, और इन दोनों में से कॉमन चीज़ ये थी कि y था। यहाँ पे एक y और यहाँ पे 2 y, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? y। तो मैंने y बाहर ले लिया और ब्रैकेट बना दिया। 4 का टेबल मैंने 2 टाइम पढ़ा तो 8 आया। x, और यहाँ पे सिर्फ x बचा क्योंकि मैं y ले चुकी थी, तो यहाँ पे सिर्फ x लिख दिया। माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 4 का टेबल मैंने 5 टाइम पढ़ा तो 20 आया। y² था, एक y मैं बाहर ले गई थी, एक y बचा, मैंने यहाँ कर दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इनको मैंने एक जगह कर दिया और एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 लिख दिया और इजिकल टू इक्वेशन बना दी। अब मैंने क्या करा, एक ब्रैकेट को यहाँ रखा मैंने इजिकल टू 0, और एक ब्रैकेट को यहाँ रखा इजिकल टू 0। ये दो इक्वेशन बना दी मैंने। सही है, अब ये प्लस माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि 3 के साथ x है और 4 के साथ y। अगर दोनों के साथ x होता या दोनों के साथ y होता तो मैं क्या करती कि प्लस माइनस हो सकता था, लेकिन प्लस माइनस नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगी, 3x को ये रहने दूँगी, इजिकल टू -4 को इजिकल टू के बाद ट्रांसफ़र कर दूँगी। सही है, इधर भी यही करूँगी कि ये भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी 2x को मैं यहीं रहने दूँगी, और जो माइनस का 5 है उसको मैं इजिकल टू के बाद ट्रांसफ़र कर दूँगी और 5 आए, और ये 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा। सही है, इधर भी 2x इजिकल टू 5y हो गया क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगी, प्लस का हो गया। अब अगर देखा जाए तो आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, प्लस माइनस भी नहीं हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकती, कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, वेरिएबल को एक जगह ले आऊँगी, कांस्टेंट को एक जगह कर दूँगी। तो ये x इधर ही है, ये इधर ही रहेगा, बस ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और इजिकल टू का साइन लगा दिया। ये 4 यहाँ पर है, यहीं पर रहेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के से डिवाइड हो जाएगा।
इस तरीके से यहाँ भी यही करूँगी मैं कि ये x यहीं है, यहीं रहेगा, बस y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के इससे डिवाइड हो जाएगा, इजिकल टू 5 यहीं रहेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर यहीं स्टॉप। x के सामने x रेशियो, y के सामने y रेशियो, x के सामने x रेशियो, y के सामने y रेशियो। अगर आप करना चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि x रेशियो y लिख दो और 4 रेशियो 3। फिर यहाँ पे भी ये सीख सकते हो कि x रेशियो y लिख दो और 5 रेशियो 3। पहले 4 आएगा और फिर 3, क्योंकि 4 है ना पहले, तो 4 रेशियो, ठीक है, जैसे x रेशियो y है तो 4 रेशियो 3 है, फिर x रेशियो y है तो 5 रेशियो 2 है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब है 14 में क्या था, 36 वर्कर्स बिल्ड अ हाउस इन 20 डेज, ये हाउस है। हाउ मेनी डेज विल 18 वर्कर्स वर्किंग एट द सेम रेट टू बिल्ड द सेम हाउस। 36 वर्कर्स थे जो एक घर को 20 दिन में तैयार कर लेते थे। अब वर्कर्स जो है उन्होंने कम कर दिए, मतलब जो मज़दूर है ना वो कम हो गए, मतलब 36 से 18 पर आ गए। तो अब वो पूछ रहे हैं कि अगर वर्कर्स हमने कम कर दिए हैं तो दिन अब कितने लगेंगे। सेम हाउस, वही हाउस बनाने में एक ही एक घर था जिसको 36 वर्कर्स 20 दिन में तैयार कर लिया करते थे। अब 18 वर्कर्स कर दिए, मतलब 18 हो गए मज़दूर। अब वो कितने दिन लगाएंगे एक घर बनाने में, तो हमें डेज डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कि हम यहाँ डेज लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई 20, हम और यहाँ पे वर्कर्स लिखेंगे, यहाँ पे डेज, यहाँ पे वर्कर्स, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं बस, वर्कर्स और डेज। तो डेज और वर्कर्स लिखा, 36 वर्कर्स थे तो वो 20 डेज में घर तैयार कर लिया करते थे, ठीक है। अब वर्कर्स जो 18 हो गए तो दिन जो हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे, मतलब वर्कर्स अगर कम हो गए तो दिन भी कम होंगे, ऐसा नहीं है, दिन कम नहीं होंगे, क्योंकि मज़दूर जब कम हो गए हैं तो वो ज़्यादा दिन लगाएंगे घर बनाने में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दिन बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। हमें पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले, जैसे हमें डेज पता लगाने, तो डेज पता करने से पहले हम यहाँ पे इन्वर्स और डायरेक्ट की आइडेंटिटी करेंगे कि ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है। तो इन्वर्स मीन्स क्या होता है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन ही है। अगर वर्कर्स कम हो रहे हैं तो डेज यहाँ पे बढ़ेंगे, इमेजिनेशन करना है यहाँ पे, ठीक है, हम इमेजिनेशन करेंगे यहाँ पे। तो देखा जाए तो वर्कर्स अगर कम हो रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन लगाएंगे, तो इसका मतलब दिन बढ़ रहे हैं, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स का मतलब कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। तो एरो हम कहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं, एक्स से, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स है ना, तो हम एरो यहाँ आएगा, ठीक है, इस तरीके से हम एक्स की तरफ लाएंगे एरो। अगर बराबर वाली साइड इन्वर्स है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका एरो नीचे है ना, तो उसका एरो ऊपर चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स कम हो रहे हैं और डेज भी कम हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एरो को भी नीचे ही लाते हैं। लेकिन ये इन्वर्स है, अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो ये दूसरी चीज़ इंक्रीज़ होगी, तो इसलिए एरो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और एरो हमेशा एक्स से लगाना स्टार्ट करोगे आप, कि एक्स वाली जो साइड है वहाँ पे तुम ऐसे लगाओगे, सही है, और जहाँ पे अगर ये इन्वर्स है तो एरो ऊपर चल जाएगा। और हम यहाँ वर्डिंग भी लिख देंगे कि देयर इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन बिटवीन डेज एंड वर्कर्स, मतलब यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है डेज और वर्कर्स के दरमियान में, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। और इस एरो का इतना काम है कि ये गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इमेजिनेशन आपने बिल्कुल करेक्ट करनी है, क्योंकि इस एरो के ही हिसाब से हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमने इस तरीके से एरो लगाया है ना, अब हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जैसे एरो आ रहा है नीचे की साइड पे, डाउनवर्ड की साइड पर आ रहा है ना, तो x पहले लिखा जाएगा और 20 बाद में लिखा जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो एरो वो ऊपर की साइड पे जा रहा है ना, तो पहले 36 लिखा जाएगा और फिर 18 लिखा जाएगा, मतलब ये एरो का जहाँ पे निशान है ना वो वैल्यू पहले लिखेंगे हम। इस तरीके से x डिवाइड बाई 20 हो गया और फिर ये 36 डिवाइड बाई 18 हो गया, और बीच में इजिकल टू का साइन आ गया। अगर अब देखा जाए तो अब क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हुई कि 18 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 20 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इजिकल टू का जब साइन होता है तो बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब की तो 18x तो ऐसे आ गया, 20 को जब 36 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 720, 720, ठीक है। अब 720 तो ऐसे ही रहेगा,
और इस x को मुझे खाली करना था, तो मैंने इसमें से 18x हटा के, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 18x को मैं डिवाइड में लिया है। तो जब 720 को 18 से मैंने डिवाइड करा तो मेरा आया 40 डेज़। मतलब अगर 18 वर्कर मज़दूर अगर कम कर दिए हैं तो 40 दिन लगाएंगे। 36 वर्कर्स से वो 20 दिन में घर तैयार कर लेते थे, लेकिन अब 18 वर्कर्स कर दिए तो 40 डेज़ लगाएंगे घर तैयार करने में। तो x निकला 40 डेज़। यहाँ पे हम जो भी चीज़ हमें डिटरमाइन करने के लिए दी जाएगी वहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। अभी यहाँ पे डेज़ हमें डिटरमाइन करने के लिए कहा था तो हमने यहाँ डेज़ लिखा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब 15 में क्या था कि इन 25 डेज़ 30 teacher save ₹24,000, find the total saving of 50 teacher in the 20 days। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे डेज का जिक्र किया है, यहाँ पे टीचर का जिक्र किया है और यहाँ पे सेविंग का जिक्र किया है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं ना, कि हमें डेज भी बताए हुए, टीचर बताए हुए, सेविंग बताई हुई है। मतलब कहा है, क्या कहा है कि 25 दिन में 30 टीचर जो है ना वो 24,000 की सेविंग कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब हमें टोटल सेविंग बताएं। टोटल सेविंग या सेविंग की बात एक ही है। अब वो कह रहे हैं कि आप सेविंग बताइए कि 50 टीचर जो है 20 दिन में कितनी सेविंग करेंगी। मतलब 50 टीचर हैं तो 20 दिन में आप कितनी सेविंग करेंगी। तो हम यहाँ पे तीन चीज़ें बनाएंगे और पहली नाम सबसे पहले वो लिखते हैं जो हमें चीज़ डिटरमाइन करनी होती है। तो हमें सेविंग डिटरमाइन करनी है ना, इसलिए सेविंग का पहले बनाएंगे। तो सेविंग, फिर डेज और फिर टीचर। तो सबसे पहले हमने लिखा कि भाई 24,000 की सेविंग होती है 25 दिन में जब 30 टीचर सेविंग करते हैं। अब हमने लिया भाई 50 टीचर हो गए, डेज हमारे 20 हो गए। अब बताइए कि सेविंग क्या है। तो हमने x लिख दिया और एरो हमने बना दिया, क्योंकि जहाँ पे x होता है एरो उस साइड पर आ रहा होता है। ठीक है ना, हमने सबसे पहले x की साइड पे एरो बना दिया। अब इसकी साइड देखते जाएंगे कि भाई अगर डायरेक्ट होगा तो इसी की तरह एरो बनेगा, अगर इन्वर्स होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में वो एरो बन जाएगा। तो अगर सेविंग और डेज में देखते हैं कि भाई इन्वर्स से डायरेक्ट है, क्या हो रहा है। 25 दिन में 24,000 की सेविंग होती है तो 20 दिन में कितनी होगी। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है, महीने में 30 दिन होते हैं और 25 दिन वो सेविंग करता है। सही है, 25 दिन वो सेविंग करता है, लेकिन अब और 5 दिन वो खर्चा करता है। महीने में 30 दिन होते हैं, 25 दिन वो सेविंग करता है, 5 दिन अपना वो खर्चा करता है। अब हुए 20 दिन। अब 30 दिन में क्या हो गया कि 10 दिन वो खर्चा करने लग गया और 20 दिन बस सेविंग बचाने लग गया। तो इसका मतलब सेविंग कम हो जाएगी क्योंकि उसने खर्चे के दिन बढ़ा दिए हैं। ठीक है, वो 10 दिन अब अपने मतलब अपने एक्सपेंसेस के लिए खर्चा करेगा। सही है ना, और 20 दिन की सेविंग करेगा। मतलब 10,000 उसने अपने एक्सपेंसेस के लिए रख दिए। पहले 5,000 रुपये रखे हुए थे, अब उसने 10,000 अपने एक्सपेंसेस के लिए रख दिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो सेविंग करने के दिन हैं वो कम कर दिए। पहले 5 दिन बस वो खर्चा करता था, अब वो 10 दिन करने लग गया। तो इसका मतलब सेविंग हमारी कम हो जाएगी। पहले 25 दिन बचाता था पैसे, अब 20 दिन बचाने लग गया। तो इसका मतलब सेविंग तो हमारी कम होगी ना। तो अगर दिन कम होंगे तो सेविंग भी हमारी कम होगी। तो हमने क्या करा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर डेज डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारी सेविंग भी डिक्रीज़ होगी। तो एरो हमने बिल्कुल सेविंग की तरह ही बना दिया। तो इसका मतलब हुआ कि सेविंग और डेज के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब सेविंग और टीचर में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सेविंग और टीचर में क्या है भाई। तो 30 टीचर जो हैं वो 24,000 की सेविंग करते थे। टीचर ले लो या लोग कह लो, कुछ भी कह लो, या स्टूडेंट्स कह लो। तो 30 अगर लोग हैं और वो 24,000 की सेविंग करते हैं। अब अब जो लोग हैं वो बढ़ गए, टीचर्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुए, मतलब 50 हो गए, तो वो सेविंग भी फिर ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, 30 लोग जब 24,000 की सेविंग करते हैं, अब 50 लोग हो गए तो वो ज़्यादा सेविंग करेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर टीचर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो सेविंग भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए जिस तरह का एरो यहाँ पर था हमने उसी तरह का एरो यहाँ पे बना लिया। तो इन तीनों के दरमियान जो है वो डायरेक्ट है। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये एक्स होता है ना हम उससे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना, जैसे सेविंग का डेज से कंपैरिजन करा कि भाई ये इन्वर्स ये डायरेक्ट है, फिर सेविंग का टीचर्स से करा। ठीक है, इन दोनों का आपस में नहीं करेंगे, पर इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। तो हमने लिखा देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन सेविंग एंड डेज एंड अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन सेविंग एंड टीचर। मतलब सेविंग और डेज में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और सेविंग और टीचर्स में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ होगी,
और अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होगी। और इन्वर्स मीन्स कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होगी। अब हमने क्या करा, जिस साइड पे एरो आ रहा होता है सबसे पहले वो वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पे एरो नीचे की साइड पर आ रहा है ना, तो पहले हम x लिखेंगे, फिर 24,000 लिखेंगे। ठीक है, बस x वाली वैल्यू जो है वो इजिकल टू से पहले लिखते हैं, और जितने भी हमें दिए जाएंगे इस तरीके से वो हम इजिकल टू के बाद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x पता लगाना था ना, तो बस सेविंग वाली साइड को हमने इजिकल टू से पहले रखना है और ये दोनों साइड इजिकल टू के बाद होंगी। फिर हम क्या करेंगे, ये एरो नीचे की साइड पर आ रहा है ना, इसी तरीके से 20 ऊपर जाएगा और 25 नीचे आएगा। फिर इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान आएगा। सही है, इस तरीके से यहाँ का एरो भी नीचे ही था तो इसलिए 50 आएगा और 30 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, x डिवाइड बाई 24,000 तो ऐसे ही रहा। 20 को 30 से डिवाइड 20 को 50 से डिवाइड कर दिया और 25 को 30 से डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो दरमियान में तो हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और जो 25 है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x और 25,000 जो है 24,000 ऐसे आया। 20 को जब 50 से मल्टीप्लाई करा तो 1,000 आया और 25 को 30 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आया 750। अब जो है ये प्लस माइनस नहीं हो रहा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि एक फ्रैक्शन यहाँ एक फ्रैक्शन यहाँ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैंने क्या करा, 750 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 24,000 को इस 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया 750x और ये 24,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000। सही है, अब 750x को मैंने ऐसे ही रहा, 24,000 को जब मैंने 1,000 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 24 करोड़। ठीक है, अब इस x को मुझे अकेला करना है तो x इजिकल टू 24 करोड़ को मैंने डिवाइड कर दिया 750 से, मतलब 20x ऐसे ही रहा, इजिकल टू 24 करोड़ मैंने ऐसे उतारा और ये 750 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया। जब मैंने इसको इससे डिवाइड करा तो मेरा आंसर आया 32,000 सेविंग। ठीक है, ये सेविंग आ गया। जो चीज़ मुझे डिटरमाइन करनी होगी उसका मैं यहाँ नाम लिखूँगी। यहाँ पे सेविंग डिटरमाइन करनी थी, यहाँ पे मैंने सेविंग लिखी। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 32,000 है। ठीक है, अब हम डेज़ में देखेंगे कि डेज़ हमारे कम हुए हैं लेकिन सेविंग तो हमारी बढ़ी है, तो अब इस चीज़ का कंपैरिजन मत कर दिएगा। ठीक है, इस चीज़ का कंपैरिजन नहीं करना। यहाँ पे जो एरो हमने यहाँ पे जो एरो लगाने हैं ना, ये हमने इमेजिनेशन की बेस पे लगाने, हमने यहाँ इमेजिनेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखिएगा कि अगर डेज तो यहाँ पे कम हो रहे हैं लेकिन हमारा आंसर जो सेविंग तो बढ़ रही है, तो ये तो इन्वर्स हुआ। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो बच्चे नोट कर सकते हैं कि अगर डेज कम है तो यहाँ पे सेविंग बढ़ गई, तो ये तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ ना। तो हमें यहाँ इमेजिनेशन करनी है, हमने इसको इस आंसर से मैच नहीं करना, हमने यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन करनी है कि अगर डेज कम हो रहे हैं तो सेविंग हमारी कम होगी, ऑब्वियसली बातें होगी। ठीक है, टीचर्स अगर बढ़ रहे हैं तो हमारी सेविंग बढ़ेगी, जाहिर बात है भाई बढ़ेगी। जब लोग बढ़ रहे हैं तो वो सेविंग पे तो ज़्यादा ही करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे इमेजिनेशन करिएगा। इमेजिनेशन के बेस पे ये एरो हमने यहाँ पे लगाने। सही है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और भी है। सही है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट, इसको बी पार्ट आप कंसिडर कर लें। तो बी पार्ट में क्या है कि इन अ स्टेटिस्टिक्स क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 12 आर एब्सेंट, व्हाट अ परसेंटेज इज़ प्रेजेंट। मतलब एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट हैं, 12 एब्सेंट है, हमसे परसेंटेज पूछी गई है कि प्रेजेंट की परसेंटेज क्या है। तो हमने किस तरीके से सॉल्यूशन करना है इसका। टोटल स्टूडेंट्स लिखे हमने, वो हमने लिखे 60। सही है, फिर नंबर ऑफ़ एब्सेंट स्टूडेंट्स, नंबर का मतलब होता है क्वांटिटी, बताइए कि एब्सेंट स्टूडेंट्स की क्वांटिटी क्या है, हमने लिखा 12। और प्रेजेंट नंबर ऑफ़ प्रेजेंट स्टूडेंट्स की क्वांटिटी क्या है, तो हमने लिखा भाई 60 स्टूडेंट्स थे, 12 एब्सेंट, तो उसको माइनस कर दो तो हमें क्वांटिटी पता चल गई कि प्रेजेंट जो थे वो 48 थे। ठीक है, अब इसकी मदद से जो है ना, अब हम परसेंटेज पता करेंगे प्रेजेंट स्टूडेंट्स की। प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज उन्होंने हमसे पूछी थी, इसलिए हमें प्रेजेंट जो बच्चे थे उनकी क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए जब भी हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने उसकी क्वांटिटी बता दी। ठीक है, कि टोटल स्टूडेंट्स थे, ये एब्सेंट स्टूडेंट्स थे, तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स थे 48। अब हम परसेंटेज बताएंगे कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स की क्या परसेंटेज थी। तो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, मतलब प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो थे उसको हमने ऊपर रखना है, टोटल स्टूडेंट्स को हमने नीचे रखना है,
और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज में इसका आंसर लाना है। ठीक है, प्रेजेंट स्टूडेंट्स की क्वांटिटी को ऊपर रखना है, टोटल स्टूडेंट्स को नीचे रखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो 48 को जब मैंने 60 से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा 100 से, तो यह है 80%। मतलब 60 स्टूडेंट्स की जो एक क्लास थी उसमें 80% जो थे वो प्रेजेंट थे, और इसका मतलब क्या हुआ कि 20% एब्सेंट थे। ठीक है, तो परसेंटेज और प्रेजेंट स्टूडेंट्स 80% हो गया, कि जो 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास थी उसमें 80% प्रेजेंट स्टूडेंट्स थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 और भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹45,000 एंड प्रॉफिट 20%। हमें सेलिंग प्राइस बतानी है यहाँ पे। फाइंड आउट, हमें सेलिंग प्राइस करनी है और प्रॉफिट करना है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारे 45,000 है एंड प्रॉफिट 20%। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 10,000 की हमने एक चीज़ खरीदी और उसको हमने 12,000 की बेची, तो जो 10,000 है वो हमारी कॉस्ट प्राइस है और वो जो 12,000 है वो हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस उसने बताई भी 45,000, मतलब वो कह रहा है कि भाई मैंने एक चीज़ खरीदी या उसने एक चीज़ बनाई, वो उसको 45,000 की पड़ी है। हम खरीद भी सकते हैं या हम खुद बनाते हैं, तो वो चीज़ जो हमें पड़ी ना वो 45,000 की पड़ी है, और उसमें मैंने 20% का प्रॉफिट लगाया है। तो अब मुझे बताइए कि उस पर प्रॉफिट की क्या अमाउंट आपने चार्ज करी, मतलब परसेंटेज तो बता दी कि 20% मैंने चार्ज करी, तो उसकी अमाउंट क्या है, और आपने जब वो चीज़ बेच दी तो वो कितने की है। तो सबसे पहले डेटा बनाऊंगी, डेटा में जो चीज़ मुझे गिवन है मैं वो लिख दूंगी। तो मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन है 45,000 और परसेंटेज पता है प्रॉफिट की 20%। अब मैं सॉल्यूशन क्या करूँगी, सबसे पहले प्रॉफिट पता लगाऊंगी, क्योंकि देखो सबसे पहले उसने सेलिंग प्राइस पूछी है तो मुझे सेलिंग प्राइस पता लगानी चाहिए पहले, लेकिन मैं प्रॉफिट में पहले क्यों पता लगा रही हूँ, क्योंकि सेलिंग प्राइस का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मुझे जब प्रॉफिट पता होगा और जब मुझे कॉस्ट प्राइस पता होगी, जब भी मैं सेलिंग प्राइस पता लगा सकती हूँ। ठीक है, इसलिए सेलिंग प्राइस पता लगाने के लिए मुझे प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों की अमाउंट चाहिए, जबकि मेरे पास सिर्फ एक ही अमाउंट है। तो इसलिए मैं पहले प्रॉफिट पता लगा लूँगी, जब मैं प्रॉफिट फाइंड आउट कर लूँगी फिर मैं सेलिंग प्राइस पाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले कैलकुलेट करा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे पता करूँगी कि कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूँगी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस लिखी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिखा 20%। अच्छा, परसेंटेज हम कैसे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तो शॉर्ट में लिख दिया कि भाई 45,000 का 20% ले लो, लेकिन इसको किस तरीके से लेंगे कि 45,000 को 20 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 100 से। परसेंटेज लेने का तरीका ये होता है कि कोई भी अमाउंट हो और किसी भी मतलब एक वैल्यू की परसेंटेज लेनी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% होता, तो मैं यहाँ 10 लिखती डिवाइड बाई 100, मतलब 45,000 का 10% अगर लेना है तो मैं यहाँ 10 लिखूँगी और यहाँ पे 100 लिखूँगी। अभी मुझे 45,000 का 20% लेना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, प्रॉफिट आया 9,000। अब कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का कोई फार्मूला नहीं है, प्रॉफिट का फार्मूला है, इसलिए हम प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस फार्मूले को ड्राइव करके हम सेलिंग प्राइस पता लगाएंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमने निकाल लिया 9,000, 45,000 का जब हमने 20% लिया तो हमारे पास 9,000 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हमने एज इट इज़ लिख दिया। सेलिंग प्राइस नहीं पता, फाइंड आउट करनी है, माइनस कॉस्ट प्राइस 45,000। तो हमने क्या करा कि हमें सेलिंग प्राइस चाहिए ना, जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना उसको कोशिश करते हैं कि इजिकल टू से पहले ले आएँ। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को इजिकल टू से पहले ले आएंगे, लेकिन इजिकल टू से पहले हमारे पास प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस की जगह ले जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस को हम इजिकल टू से पहले ले आएंगे और ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और इस प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस की जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, और प्रॉफिट यहाँ पे प्लस का था वो भी यहाँ माइनस का हो गया। ठीक है, तो हमने ड्राइव कैसे किया, हमने सबसे पहले सेलिंग प्राइस को यहाँ लिया है, भाई ये प्लस का ये माइनस का हो गया, इजिकल टू माइनस का 45 ये ऐसे ही रहा, प्लस का 9,000 था यहाँ पे माइनस का 9,000 हो गया। इस तरीके से हमने फार्मूला ड्राइव करा है। ठीक है, अब माइनस का सेलिंग प्राइस इजिकल टू ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस, जब 45 में हमने 9 प्लस करा तो वो 54 हो गया। सही है, और वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस आई हमारी 54,000। मतलब एक चीज़ मैंने ख़रीदी या मैंने खुद बनाई तो वो मुझे 45,000 की पड़ी, और जब मैंने उस चीज़ को बेची तो 54,000 की।
ठीक है, 54,000 की मैंने बेची। तो कॉस्ट प्राइस दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है ना। कभी कभी मैं चीज़ें ख़रीद के बेचते हैं, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर बेचते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ खुद बनाते हैं और फिर बेचते हैं। तो ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जितने की हम चीज़ ख़रीदें उतने की बेचें ना, हम उससे प्रॉफिट ही जो है ना लगाएं, प्रॉफिट चार्ज करें। और ज़्यादातर यही होता है कि कोई चीज़ भी 10,000 की अगर कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो कोशिश करेगा कि 10,000 की ज़्यादा ही जाए, कम की ना जाए, तो वो लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट पूछा था तो इसका मतलब यही था कि एक चीज़ अगर तुमने 45,000 की ली है तो वो ज़्यादा की ही गई है। अब क्वेश्चन नंबर 16 और क्या है। Our dealer purchased 30 watches at price of rupees 20,000 each. 30 घड़ियाँ उन्होंने ख़रीदी होंगी, 2,000 की एक घड़ी थी, उसको उन्होंने सेल किया 400 पर, 400 का प्रॉफिट लगाया। मतलब 30 घड़ियाँ थी और 2,000 की एक ख़रीदी थी उन्होंने, अब उसको बेच दी, 30 घड़ियों को उन्होंने बेच दिया और एक घड़ी पे जो उन्होंने मुनाफा कमाया वो 400 रुपये का कमाया। कैलकुलेट करें टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। अब वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट बताइए कि 30 घड़ियों पे कितना मुनाफा हुआ और उसकी परसेंटेज भी आप बताइए। तो सबसे पहले डेटा बनाऊंगी। डेटा में मैं क्या लिखूंगी कि टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 वॉचेस। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो ये है कि 30 वॉचेस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2000 को, 2000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब आप वो बताइए कि जो चीज़ आपने मतलब वॉचेस जो है आपने बेच रहे हैं ना, तो आपने उसको कितने की ख़रीदी थी। तो कॉस्ट प्राइस किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 वॉचेस, 30 घड़ियाँ थी और 2,000 की एक ली थी मैंने। तो 30 को 2,000 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 60,000, 60,000। मतलब 60,000 की वो घड़ियाँ मैंने ख़रीदी। प्रॉफिट ऑफ ईच वॉच 400, एक घड़ी पे जो मैंने मुनाफा कमाया वो 400 रुपये का कमाया। अब मैं सॉल्यूशन, अब मैं टोटल प्रॉफिट भी पता लगाऊंगी और उसकी परसेंटेज भी डिटरमाइन करूँगी। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अच्छा टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और फार्मूला ये है कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ईच वॉच। प्रॉफिट जो था ईच वॉच का, एक वॉच का जो मुनाफा था वो लिखूँगी मैं, और मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉचेस। यहाँ पे मैं टोटल वॉचेस की क्वांटिटी लिखूँगी, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ईच वॉच हमारे पास 400 था और टोटल वॉचेस की क्वांटिटी हमारे पास 30 थी। जब मैंने इसको उससे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास है 12,000, 12,000। टोटल प्रॉफिट जो मैंने कमाया है वो है 12,000, ठीक है। अब मैं उसकी परसेंटेज डिटरमाइन करूँगी। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, परसेंटेज पता लगानी है अब टोटल प्रॉफिट की, तो मैं ऊपर टोटल प्रॉफिट लिखूँगी, नीचे टोटल कॉस्ट प्राइस लिखूँगी और मल्टीप्लाई कर दूँगी 100, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है हमारी ये, ठीक है, 60,000, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट निकला था 12,000 और टोटल कॉस्ट प्राइस जो थी वो 60,000 और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। मतलब जो चीज़ मैंने मतलब 30 घड़ियाँ मैंने ख़रीदी थी उस पर मैंने 12,000 का मुनाफा कमाया है, ठीक है। और 20% का प्रॉफिट मतलब चार्ज किया था, मतलब 20% का रेट चार्ज किया था मैंने प्रॉफिट का, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 और भी कंप्लीट।